हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। माय नेम इज मयंक शुक्ला। मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल मयंक पीसीएम क्लासेस। तो आज हम लेके आ गए क्लास 12th सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 7th। और आज हम बात करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो अगर इसके पहले लेक्चर्स, इसके पहले के सारे लेक्चर्स 6 लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो जाके पहले उन लेक्चर्स को देखो। तब तक के लिए हेडिंग लगा दो ऑस्मोटिक प्रेशर। नया जोश, नई उमंग, नया लेक्चर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाइए सर। चलो देखो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले सबसे पहले मुझे जानना होगा ऑस्मोसिस को। तो ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों? ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस के अंदर सबसे पहले मुझे पढ़ना होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चा? यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे समझ लो पहले। सेमी, ज्यादा ऊपर हो गया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेटा ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब सम पार्ट, पता है ना। सेमी का मतलब सम पार्ट, परमिएबल का मतलब परमिट करती है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो कि कुछ पार्ट को ही परमिट करती है सॉल्यूशन के, उसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सर समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? देखो बेटा, तो यहां पे ये क्या करती है, द मेम्ब्रेन which allows only solvent particles, not solute particles। इसका मतलब ऐसा क्यों सर? देखो बेटा, ध्यान से समझो। एक ऐसी मेम्ब्रेन, देखो बेटा अगर हम बात करें सोल्यूट और सॉल्वेंट की, बच्चों ध्यान दो। देखो सोल्यूट का साइज होता है बड़ा और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का साइज छोटा, ये तो पता होगा ना। पानी और चीनी को मिलाओ तो चीनी का साइज बड़ा, वाटर मॉलिक्यूल छोटे छोटे। अब होता ये है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही परमिट कर पाते हैं। भाई सॉल्वेंट पार्टिकल इससे निकल जाएंगे, बड़ा मॉलिक्यूल गया भागता हुआ इधर भाग गया। सॉल्वेंट पार्टिकल बड़ा बड़ा गया तो बहुत तेज, बट यहां से निकल नहीं पाया, बेचारा रोता हुआ वापस आ गया। तो सोल्यूट पार्टिकल्स इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि उनका साइज एज कंपेयर देन सॉल्वेंट पार्टिकल्स काफी बड़ा होता है। तो बेटा ध्यान दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो करके दूसरी साइड चले जाएंगे, बट सोल्यूट के पार्टिकल्स फ्लो नहीं हो पाते। तो ध्यान दो बच्चों, ऑस्मोसिस क्या है सर, इसको भी बता दीजिए। तो देखो बच्चों, ऑस्मोसिस क्या है। जैसे बच्चों मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से। और बीच में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दी बच्चों? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। थोड़े पार्ट में लगाते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। चलो पूरे में लगा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, जिसको हम SPM कह देते हैं। और यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने सॉल्यूशन भरा और यहां पे मैंने क्या भरा, सॉल्वेंट। तो यहां सॉल्यूशन को भर देते हैं, सॉल्यूशन फिल कर दिया और यहां बच्चों सॉल्वेंट फिल कर दिया। सॉल्वेंट कौन सा सर? प्योर सॉल्वेंट। कौन सा बच्चों? प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब क्या होगा। अब देखो मैंने अभी बताया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ किसको परमिट करेगी,
भाई सेमी परमिबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ परमिट करेगी सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से इधर फ्लो करके इधर आ जाएंगे आसानी से। बट इसमें सोल्यूट मिला हुआ है तो ये पार्टिकल्स तो इधर जा नहीं पाएंगे। कुछ इसके सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर फ्लो करेंगे बट बहुत कम। अगर हम रिजल्टेंट देखें नेट फ्लो, तो नेट फ्लो किधर होगा, नेट मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स का प्योर सॉल्वेंट से किधर होगा, सॉल्यूशन की तरफ होगा। बोलो भाई, मान लीजिए इधर से 10 मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं तो इधर से 1 मॉलिक्यूल आ पा रहा है या 2 मॉलिक्यूल आ पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो नेट फ्लो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होगा। धीरे धीरे ये पिस्टन क्या होता जाएगा, ऊपर होता जाएगा और ये वाला पिस्टन नीचे आता जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा होगा यार सबको, ये पिस्टन और ये पिस्टन। तो ये अगर पिस्टन मूवेबल पिस्टन है तो ये ऊपर भागेगा, ये नीचे भागेगा, इसका वॉल्यूम घटता जाएगा। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या होता है कि द फेनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ solvent particles by semi permeable membrane from pure solvent to solution। देखो बेटा, द फिनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स बाय सेमी परमीबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। देखो बेटा, यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। बोलो भाई, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं बाय यूजिंग सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन कभी कभी बुक में लिखी होती है कि द फिनोमेना ऑफ फ्लोइंग ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो बेटा, हायर कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। बच्चों यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है ना, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे बेटा लो कंसंट्रेशन है। क्यों बच्चों? बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट के मान लीजिए 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर वाटर में सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स। और बेटा यहाँ पे 1 लीटर अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं चीनी प्लस वाटर, तो यहाँ पे मान लीजिए कि शुगर के 200 मॉलिक्यूल अगर इसमें हो गए तो फिर वाटर के मॉलिक्यूल कितने बचेंगे सर? 800 बचेंगे। बेटा 800 नहीं बचेंगे, 800 इसलिए नहीं बचेंगे, 800 इसलिए नहीं बचेंगे बेटा। अरे सर 800 प्लस 200 बराबर 1000। आप ही ने तो बताया था कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सोल्यूशन होता है। बेटा शुगर के अगर 200 पार्टिकल्स हैं तो शुगर के पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, और अगर इसका साइज बड़ा होगा तो बेटा अगर उसमें 1000 मॉलिक्यूल्स थे तो यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल थोड़ी ना होंगे। यहाँ पे अगर 200 इसके हैं तो मान लीजिए कि वहाँ पे 700 होंगे, 700 होंगे। बोलो भाई, 700 वाटर के मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है ना सबको? अब जैसा सोल्यूट वैसे इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे बेटा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन भी बोल सकता है। तो समझ में आ रहा होगा सबको? बिल्कुल आ रहा है। देखो बेटा, ये जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है ये बनती किसकी है? बेटा ये बनती है, सबसे पहली बात तो ये जीव जंतुओं में पाई जाती है। जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में पाई जाती है। हम लोगों के अंदर भी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है। सर अगर सेमी परमीबल मेम्ब्रेन ना होती तो क्या होता? बेटा अगर सेमी परमीबल मेम्ब्रेन ना होती तो जितना पसीना हम लोगों का निकलता है उसमें सारे साल्ट के मॉलिक्यूल्स भी बाहर आ जाते, और अगर साल्ट के मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते तो आयोडीन की कमी हो जाती बॉडी में। फिर क्या होता? फिर कहीं गर्दन टेढ़ी तो कहीं कोई हड्डियां टेढ़ी बेढ़ी हो जाती बेटा, आयोडीन की कमी हो जाती बॉडी में। तो ये मोस्टली एनिमल्स से बनाई जाती है। अगर दूसरा देखते हैं तो बेटा अंगूर देखा होगा, ग्रेप्स।
ग्रेव्स की ऊपर वाली लेयर हटा दो, अंदर एक पतली सी लेयर मिलती है, उस लेयर से भी बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाई जाती है। तो समझ में आ रहा होगा सबको ऑस्मोसिस। तो इसको हटा दें बच्चों। चलो अब देखो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से ये लेक्चर, और ध्यान से समझना। आज एक ऐसे चीज़ पढ़ाऊंगा मैं जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, अभी आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले सर ऑस्मोसिस पढ़ाइए, ऑस्मोटिक प्रेशर तो पढ़ाइए। देखो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसको भी पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने एक फिर से वही कंटेनर लिया, बहुत ध्यान से समझना इसको, और कंटेनर में बच्चों मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना है बच्चों सबको, ध्यान से तो सर समझते हैं। ये बेटा एसपीएम लगा दी मैंने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगाया, यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगाया, और यहाँ पर भी मैंने एक पिस्टन लगाया। ठीक है, इसी पे यहीं पे एक हम ब्लू कलर से लगाए दे रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। यहाँ पर भी मैंने पिस्टन लगाया, और दोनों की क्वांटिटी लगभग मैंने सेम ले ली। ध्यान से समझना बेटा। और ये जो दोनों पिस्टन लगे, ये अपने आप से स्लाइड कर सकते हैं, इस पे अपने आप से ऊपर जा सकते, नीचे जा सकते। मूवेबल पिस्टन क्या है बेटा, मूवेबल पिस्टन। मैंने इधर क्या भरा, इधर भर दिया सॉल्यूशन, ये पिस्टन हो गया बच्चों, क्या है ये पिस्टन। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें सॉल्यूशन भरा, इसमें सॉल्यूशन भरा। ध्यान से समझो बच्चों, बहुत ध्यान से सर समझ रहे हैं, बताइए तो आप जल्दी भर जाओ बेटा। अंडा बनाना तो आता होगा सबको, अंडा बनाना आता है ना, चलो अंडा बनाना आता है तो अच्छी बात है। अंडा बनाना सर आता है। देखो बच्चों यहाँ पे मैं साइज़ कंपेरेबल नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि बड़ा टाइम लगेगा बनाने में। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया, इधर लिया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए कि शुगर प्लस वाटर ले लिया, और यहाँ पे बच्चों मैंने प्योर वाटर ले लिया। ध्यान से समझना, यहाँ पे बेटा मैंने क्या लिया, सॉल्यूशन शुगर प्लस वाटर, और यहाँ पे बच्चों प्योर वाटर। अब होगा ये कि सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या करेगी बच्चों, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को परमिट करेगी। तो भाई इसमें तो सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। इधर प्योर सॉल्वेंट से ऑस्मोसिस की वजह से, ऑस्मोसिस अभी फिनोमेना पढ़ा था कि भाई हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन, यानी प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ भागने लगेंगे। जब ये मॉलिक्यूल इधर भागेंगे, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम जब कम होगा तो ये मूवेबल पिस्टन, और जब ये मूवेबल पिस्टन है तो पिस्टन नीचे आएगा, ये वाला पिस्टन नीचे आएगा। जैसे जैसे ये पिस्टन नीचे आएगा तो ये मॉलिक्यूल्स इधर आएंगे, और जब ये मॉलिक्यूल इधर आएंगे तो ये वाला पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो बच्चों ये वाला पिस्टन चल दिया नीचे की तरफ, और बच्चों ये वाला पिस्टन किधर चल गया, ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? अच्छा बच्चों आ रहा है सर। तो मान लीजिए कि ये पिस्टन बेटा मेरा यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और ये वाला पिस्टन मान लीजिए कि यहाँ आ गया। बच्चों ध्यान से समझना, अगर हम यही प्रोसेस चलाते रहे धीरे धीरे तो ये कंटेनर खाली हो जाएगा। बोलो भाई, खाली हो जाएगा ना। हमने क्या किया, हमने कहा भाई ऑस्मोसिस को कैसे ब्रेक किया जाए। तो मैंने कहा भाई साहब इस पे PATM लग रहा है, कितना भाई प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पिस्टन पे भी वही प्रेशर लग रहा है, कौन सा, PATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे भी लग रहा है और इस पे भी लग रहा है। फाइनली यहाँ पे लगेगा, अब तो वो नीचे आ चुका है ना पिस्टन, तो यहाँ लग रहा है, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने कहा भाई ऑस्मोसिस को रोका जाए वरना ये कंटेनर खाली हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने
हम क्या गए, हम गए और इस पे बैठ गए, किसी बच्चे को उठाया और इसी पे बैठा दिया। अब बच्चा जब इस पिस्टन पे बैठ गया तो बच्चे का कुछ प्रेशर होगा, बोलो भाई, बच्चे का कुछ प्रेशर होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ प्रेशर लगाया एक्सटर्नल, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स इधर आना बंद कर दिए। भाई देखो यार, सिंपल है, नॉर्मल है, समझो। देखो यहाँ पे क्या था, ये भाई ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर फ्लो कर रहे थे, तो ये पिस्टन नीचे आ रहा था, ये पिस्टन ऊपर जा रहा था। हमने कहा अगर इस पिस्टन को ऊपर जाने से रोकना है, अगर ये पिस्टन ऊपर ना जाए, इसका सॉल्यूशन फिक्स हो जाए, इसका वॉल्यूम फिक्स हो जाए, तो भाई सर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर नहीं आ पाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे उतना प्रेशर लगाया जिससे हमने ऑस्मोसिस फिनोमेना को ब्रेक कर दिया। ऑस्मोसिस का मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मोशन ब्रेक कर दिया, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। तो मैंने एक पाई प्रेशर लगाया, पाई प्रेशर जब लगाया तो मैंने देखा कि ये जो पिस्टन था वो रुक गया, ये पिस्टन स्टॉप हो गया। और ये जब पिस्टन स्टॉप यानी फिक्स हो गया, तो बेटा ये पिस्टन भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। यानी अब कहानी क्या हो गई भाई, इधर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ना इधर जा पा रहा ना इधर आ पा रहा। समझ आ रहा बच्चों, बोलो भाई। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द एक्सेस प्रेशर applied at on the piston of solution which stops osmosis is known as osmotic pressure। बोलो बच्चों। देखो द एक्सेस प्रेशर पाई मैंने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से ये पिस्टन रुक गया, यानी ऑस्मोसिस को मैंने ब्रेक कर दिया। बोलो भाई। तो द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ सोल्यूशन के पिस्टन पे जो एक्सेस प्रेशर लगा रहे हैं वही तो ऑस्मोसिस को रोक रहे हैं, उसी को कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। सबको समझ में आ रहा होगा, बोलो भाई, सबको आ रहा है, सबको आ रहा है भाई। चलो अब देखो बच्चों यहाँ से अब हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो डेरिवेशन में देखो बच्चों, सबसे पहले देखो यहाँ पे पाई इक्वल टू, अब देखो बेटा पहले तुमने कहानी पढ़ी होगी, क्या पढ़ी थी सर? कुछ नहीं पढ़ी हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं पीछे। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो बच्चों, यहाँ पे एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, PV इज इक्वल टू nRT पढ़ा था बच्चों, PV इज इक्वल टू nRT पढ़ा था, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर ऑस्मोटिक के केस में क्या है, पाई V इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N/VRT। एनी प्रॉब्लम? यहाँ से देखो N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको तो हम मोलारिटी कहते थे सर, क्योंकि मोलारिटी बराबर क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन V इन लीटर, यही तो कहते थे बच्चों। तो इसको हम M लिख सकते हैं, कैपिटल M, मोलारिटी। तो यहां से पाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, mRT। यही मेरा फॉर्मूला हो गया, पाई इक्वल टू mRT। समझ में आ रहा है बच्चों? पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, M क्या है बेटा, मोलारिटी, कंसंट्रेशन टर्म, और बच्चों R क्या है, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बेटा 0.082, ठीक है, 0.0821, ठीक है, केल्विन एटीएम, ठीक है, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। बेटा ये यूनिट हो गई इसकी, पाई इक्वल टू mRT, फॉर्मूला हो गया।
टी क्या हो गया बच्चों, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। समझ में आ रहा बच्चों? तो रफ कर दे, रफ कर दे, चलो तो हटाए हटाए बिगाड़े, चलो अब देखो बच्चों, सर ऑस्मोटिक प्रेशर तो बड़ा आसान था, हो गया, हमें तो समझ आ गया। चल ठीक है, समझ आ गया, अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, आगे की बातें। तो देखो बेटा, मैंने फॉर्मूला क्या डिराइव किया है, पाई इक्वल टू mRT, ठीक है। तो पाई की वैल्यू अभी मैंने बताई ऑस्मोटिक प्रेशर, m क्या था, मोलैरिटी, और बच्चों r क्या था यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, वैल्यू बच्चों कितनी थी, 0.0821, ठीक है, केल्विन लीटर हाँ। तो देखो बेटा, फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, हाँ तो देखो बच्चों, फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, पाई इक्वल टू mRT, वेयर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर सर, m क्या था, मोलैरिटी, बोलो बच्चों, r क्या था सर, गैस कांस्टेंट, वैल्यू सर 0.0821, आप ही ने तो बताई थी, 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर क्या है बच्चों, टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर तो हमेशा एटीएम में होता है, और अगर कहीं डिफरेंट यूनिट्स हो तो मैं यूनिट्स लिखवा देता हूँ बच्चों, 1 atm इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, कभी ये भी दे सकता है, या फिर यहाँ पे 1.01 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी दे सकता है, इज इक्वल टू 1.01 बार, ये भी दे सकता है बेटा। एक्चुअली में तो 1 atm इज इक्वल टू होता है 0.987 बार, बट अप्रॉक्स सेम होता है, ठीक है। और बेटा अगर हम 1 atm को लिखना चाहें तो बराबर हो जाएगा बेटा 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो कोई यूनिट इसमें से यूज कर सकते हैं हम, जो यूनिट रखेंगे वो सेम रखेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर विशेषकर बेटा केल्विन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट केल्विन में है। समझ में आ रहा बच्चों? हाँ, तो सबको समझ में आ गया बच्चों। तो अब हेडिंग लगा दो रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखो बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस तो मैंने पढ़ लिया। अब सर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? तो देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों, बहुत पढ़ते हैं हम लोग, आर ओ सर, RO वाटर, उसी को कहते हैं क्या? हाँ बच्चों, RO जो लगा होता है घर में उसी को कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पे ही वो काम करता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, नाम से क्लियर है बच्चों। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस का उल्टा प्रोसेस। ऑस्मोसिस में क्या होता था, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से प्योर सॉल्वेंट से कहाँ आते थे, सॉल्यूशन की तरफ। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन बाय सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। बट इसमें क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ भेजेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, इसको समझते हैं। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम समझते हैं। तो बच्चों RO कैसे बनाया जाता है, पानी, घर वाला पानी RO। देखो बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा दी और यहाँ पे मैंने भरा, यहाँ पे एक पिस्टन लगाया और ये पिस्टन मूवेबल था, बता रखा था मैंने। और यहाँ पर भी मैंने पिस्टन लगाया और ये भी पिस्टन क्या था, मूवेबल था, ठीक है। भाग सकते हैं दोनों ऊपर की तरफ। अच्छा बेटा, ये देखो बच्चों,
हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने भरा था सॉल्यूशन। क्या भरा बच्चों? सॉल्यूशन सर, सॉल्यूशन भरा। और क्या भरा? तो बच्चों यहाँ मैंने सॉल्यूशन भरा, ये बच्चों सॉल्यूशन हो गया। और यहाँ क्या भरा? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। देखो बेटा, मैं आरओ का ही एग्जाम्पल तुम्हें समझाता हूँ गाना गाते हुए। तो देखो बच्चों, ये हमारा प्योर वाटर है, यहाँ पे मैंने नल लगा दिया। नल तो अच्छा नहीं है सर, चलो कोई बात नहीं, जरा दिमाग लगाओ। ये अभी तो नल बंद है फिलहाल के लिए। मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे क्या लग रहा? PATM। भाई ये प्योर वाटर है, और ये बच्चों क्या है? ये वाटर प्लस बैक्टीरियाज। इसमें बैक्टीरिया भी है, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया भी है। और इसमें क्या है बेटा? प्योर वाटर, बैक्टीरियम, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बच्चों क्या है? यहाँ पे वाटर के साथ में इम्प्योरिटी भी है, और जो इम्प्योरिटी है वो वर्क कर रही है सोल्यूट की तरीके से। सोल्यूट की तरीके से हम पहचानते, वो घुली होती है, हमें दिखती थोड़ी ना है। पानी उठाया, निकाला, पी गए, उसमें हम बैक्टीरिया भी पी गए। समझ आ रहा है बच्चों? वो सोल्यूबल है उसी में, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, बट उसी में प्रेजेंट है। बट यहाँ हमें आरओ का पानी लेना है, तो आरओ का पानी सर कैसे लेंगे? बेटा यहाँ पर भी कितना बच्चों लग रहा था? PATM, ठीक है। ये पिस्टन नंबर 2 और ये पिस्टन नंबर 1। बच्चों यहाँ पहले से मैंने पाई अप्लाई कर रखा है, जिसको हम क्या कहते थे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या था? अभी मैंने बताया था बेटा कि ये एक ऐसा प्रेशर था जो ऑस्मोसिस को ब्रेक कर रहा था। अगर ये प्रेशर ना लगाएं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ आएंगे, ये पिस्टन ऊपर भागेगा, ये डिब्बा खाली हो जाएगा। तो अब तो मेरा कोई काम ही नहीं होगा, या जो प्योर वाटर निकाल लेते वो भी उसी बैक्टीरिया मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें प्योर वाटर बनाना है। तो प्योर वाटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान दो बच्चों, अगर हम इस पे थोड़ा और प्रेशर लगाएं, इस पिस्टन पे पाई से भी ज़्यादा, तो इस पे जब और प्रेशर हम लगाएंगे तो यहाँ पे जो सोल्यूट के यानी बैक्टीरिया को छोड़कर जो इसमें प्योर वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इसमें भाई वाटर के मॉलिक्यूल भी तो हैं, वाटर के मॉलिक्यूल भी है कुछ, तो जो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल हैं बेटा वो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये लगी है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। बोलो बच्चों, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही तो फ्लो कर पाएंगे जब इसको हम और दबाएंगे। अब देखो पहले क्या हो रहा था, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर आ रहे थे, तो मैंने कहा भाई इसको रोको, तो मैंने पाई लगाया। जब पाई लगाया तो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, पिस्टन ये रुक गया, ये रुक गया। अब हमने कहा कि अगर इस पर और थोड़ा प्रेशर लगाएं बच्चों, इस पर थोड़ा और प्रेशर लगाएं, तो ये पिस्टन जब नीचे आएगा तो इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स इधर से इधर जा नहीं सकते, तो कौन जाएगा? इसके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर भागेंगे। तो जब मैंने और इसको दबाया, एक्सेस प्रेशर और अप्लाई किया इस पे, पी एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल प्रेशर और लगा दिया, जिसकी वजह से इसके जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे, जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन बच्चों क्या था? वाटर का कंसंट्रेशन क्या था? वाटर कंसंट्रेशन लो था यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें बैक्टीरिया थे, और यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन था। बोलो यार, समझ में आ रहा है? अब जब इस पे हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे सॉल्यूशन वाले पे पाई से भी ज्यादा, तो यहां से सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो निकल निकल के इधर आने लगेंगे। समझ आ रहा? बोलो, बैक्टीरिया सारा उधर ही रह जाएगा, और यहां पे सॉल्वेंट के पार्टिकल निकल निकल के यहां आने लगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल निकल निकल के यहां आने लगे। धीरे धीरे मैंने क्या देखा, यहां पे मैंने एक और छोटा सा पाइप लगाया ऐसे, ठीक है। यहाँ नहीं लगाएंगे बेटा, नहीं तो फिर पानी के साथ में बैक्टीरिया निकल जाएगा। कहीं यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये यहाँ से जो है गंदा पानी, जो बेकार पानी, वेस्ट वाटर, ये कैसे दिखाएं तुमको, हमको कुछ रफ न करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ से मैंने क्या किया, ऐसे यहाँ से गंदा पानी निकल जाता, देखा होगा बेटा।
प्योर वाटर जो निकलता है उसी में एक नली होती है, उससे गंदा पानी नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पे बेटा इसके सॉल्वेंट पार्टिकल सारे निकल जाएंगे, बैक्टीरिया प्लस गंदा पानी जो होगा वो इसके थ्रू यहाँ निकल जाएगा। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने सॉल्यूशन से यानी बैक्टीरिया प्लस वाटर से भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मैंने सेपरेट कर दिया, और इसी को कहते हैं बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अब की बार देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ से जा रहे हैं, सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन से कहाँ से बच्चों, सॉल्यूशन से कहाँ, प्योर वाटर की तरफ, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये क्या था, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ एक्सेस प्रेशर ग्रेटर, अब यहां पे लिख देंगे ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्रेटर देन दी ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा देखो ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगाया, अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन, अप्लाइड ऑन पिस्टन ऑफ सॉल्यूशन, then solvent molecules flow from lower concentration ब्रैकेट में बेटा solution to higher concentration, ब्रैकेट में सॉल्वेंट, बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो बेटा इफ एक्सेस प्रेशर ग्रेटर देन दी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाइड ऑन दी पिस्टन ऑफ सोल्यूशन, देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूशन। यहां पे बेटा सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन यानी प्योर सॉल्वेंट बाय सेमी परमिबल मेम्ब्रेन इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आ रहा है बच्चों, एनी प्रॉब्लम? तो जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आने लगते हैं, और ऐसा कब होता है, जब हम पाई से भी ज़्यादा प्रेशर हम सॉल्यूशन के पिस्टन पे लगा देते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यानी बैक्टीरिया प्लस वाटर में जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो सॉल्यूशन से प्योर वाटर की तरफ आने लगते हैं, उसी को हम कहते हैं बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पे बेटा प्योर वाटर, तो हम आसान लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट या फिर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है बच्चों? सबको समझ में आ गया? ये आ गया सबको समझ में? आरओ क्या होता है, आरओ का पानी पियो बच्चों। आरओ का पानी इसीलिए जो है हीट निकलता है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके निकाला जाता है। यहाँ पे सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को हम दूसरे स्पेस पे ले जाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो ठीक है, आप हेडिंग लगा दो न्यूमेरिकल्स। तो देखो न्यूमेरिकल नंबर 1, सारा न्यूमेरिकल कराइए, खत्म करिए इस टॉपिक को, लेक्चर बड़ा ना करिए। हाँ बेटा बड़ा नहीं करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के और खत्म करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा नेक्स्ट, वांट ऑफ फैक्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो तब तक के लिए हम न्यूमेरिकल नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जेई में आ चुका है, जेई मेन
2019 अभी रिसेंटली आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ 0.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 1.8 ग्राम ऑफ हाँ चलो बच्चों, तो क्वेश्चन हेडिंग लगा दो बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेई मेन में आ चुका है 2019, रिसेंटली ही आया हुआ। क्वेश्चन कह रहा है इफ 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया इज यूरिया एंड 1.8 gram of glucose dissolved in 100 ml of water at 27 degree centigrade, what is the osmotic pressure of solution? ठीक है बच्चों, तो निकालो। पहला ऑप्शन बेटा 2.64 atm, दूसरा ऑप्शन बच्चों 4.92 atm, तीसरा ऑप्शन बच्चों 8.20 atm और थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन है बेटा 6.92 atm। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, बेटा ये दो तो हो गए सोल्यूट मेरे। तो हमारे पास ऐसा सोल्यूशन है जिसमें भाई दो सोल्यूट हैं और ये मेरा सोल्यूशन का वॉल्यूम है। बेटा देखो यहाँ पे रियली में दिया तो है कि 100 ml ऑफ वाटर, यानी वाटर एज अ सॉल्वेंट, बट बहुत कम है सोल्यूट, इस वजह से हम इसको कंपेरेबल, हम इसको सोल्यूशन लेट करेंगे। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है V = 100 ml बराबर 0.1 लीटर। ठीक है, तो जो मेरा 10⁻³ 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.10 लीटर। ठीक है, 1 ml = 10⁻³ लीटर। अब देखो बेटा नेक्स्ट सोल्यूट दो मुझे दिए हुए हैं, तो एक तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मास कितना दिया हुआ है बच्चा 1.8 ग्राम, और ग्लूकोज का मोलर मास बेटा कितना दिया हुआ है 180 होता है, तो तुम्हें पता है ग्राम पर मोल। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा 0.6 ग्राम यूरिया, यूरिया का मास कितना बच्चों 0.6 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ यूरिया = कितना है 60 होता है बेटा। ठीक है, NH2CONH2 फॉर्मूला ये होता है, तो इसका मास निकालते हैं मोलर मास तो 60 आता है। ठीक है, ग्राम पर मोल, तो ये बेटा ग्राम पर मोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल मोल्स इन सोल्यूशन निकालते हैं और फिर हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। पाई की वैल्यू पूछ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली बात पाई = N/VRT पढ़ा है बच्चों। तो यहां से देखो बच्चों n क्या है, यहाँ पे दो है सोल्यूट, तो हम पहले रखेंगे यहाँ पे Wg/mg प्लस Wu/mu। ठीक है, ये हमारे टोटल मोल्स हो गए। अपान वॉल्यूम कितना है बच्चों, वॉल्यूम कितना है 0.10
इंटू आर की वैल्यू बेटा तुम्हें पता है 0.082 इंटू टी की वैल्यू कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे कह रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बोला था बेटा केल्विन में रखते हैं, तो टेम्परेचर दिया हुआ है 26 डिग्री सेंटीग्रेड 27। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे 27 प्लस 273 तो इक्वल टू आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे 300 पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू बच्चों निकालो, यहाँ से कैलकुलेट करो। तो यहाँ देखो Wg की वैल्यू कितनी ग्लूकोज की 1.8 अपान 180 प्लस यूरिया का मास कितना है 0.6 अपान मोलर मास 60 अपान 0.10 इंटू बेटा 0.082 इंटू 300। ठीक है बच्चों, तो इसको बच्चों सॉल्व कर लो। यहां से देखो 180 एलसीएम आ जाएगा, 180 एलसीएम आ जाएगा। तो बेटा ये 180 नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा 180 इंटू 0.10 और ऊपर आ जाएगा बेटा 1.8 और प्लस का 6 2 जा 18 तो 1.8 यानी 3.6। ठीक है, इंटू 0.082 इंटू 300। ठीक है बच्चा, अब देखो बेटा पॉइंट हटा, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा, फिर ये पॉइंट हटा तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 से ये उड़ा दो तो 3 8 6 18 0 60 और कुछ मरेगा बेटा, तो 6 6 36 6 10 30 60 और कुछ जाएगा बच्चों, और कुछ जाएगा तो मल्टीप्लाई करा लो बेटा। तो यहाँ पे देखो इधर लिखे दे रहे हैं, इधर लिखे दे रहे हैं, तो यहाँ देखो बेटा 6 ये कितना है वो ऊपर वाला था, तो 6 2 जा 12 2 1 6 8 जा 48 48 1 49। ठीक है, अपान कितना है बेटा 10 और 10 100। तो आंसर बेटा कितना आ गया 4.92 ATM। दिस इज द राइट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों? चलो छाप लो, छाप लिया, छाप लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेईई मेंस में इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें यकीन नहीं होता है कि सर इतने आसान भी क्वेश्चन आते हैं। बेटा क्वेश्चन सब आसान होते हैं, बस कॉन्सेप्ट की कमी होती है तुम लोगों के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 36 ग्राम ऑफ if 36 gram of glucose dissolved in per liter of solution has osmotic pressure 4.98 बार। ठीक है, 4.98 बार। if the osmotic pressure of second solution is 1.52, calculate the concentration of second solution। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेट करते हैं। if 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in per liter of solution at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिख लो बेटा, जरूरी है। ठीक है, हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार। if the osmotic pressure of second solution is 1.52, calculate the concentration of second solution। तो देखो बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहले एक 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो वेट ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू कितना है 36 ग्राम
डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 1 लीटर। सोल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना दिया हुआ बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हम इसको 300 केल्विन लिख सकते हैं। हैज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा पाई 1, ठीक है, पाई 1 कितना दिया हुआ है 4.98 बार। फिर क्या कह रहा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकेंड सोल्यूशन यानी पाई 2 इज इक्वल टू कितना 1.52 बार, 52 बार एट, यहां पे बेटा 1.52 बार एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, ये लाइन एक लिख लो, एट सेम टेम्परेचर कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन। तो सेम टेम्परेचर यानी T2 और T1 की वैल्यू सेम है बेटा, वही 300 केल्विन ही होगा। कैलकुलेट करना है तुम्हें बेटा C2 की वैल्यू, C2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो बच्चों, यहां से सबसे पहले फर्स्ट केस का हम निकालते हैं। तो पाई 1 इज इक्वल टू N1 अपॉन V RT, ठीक है, R और T तो सेम है। तो पाई 1 की वैल्यू कितनी बच्चों 4.98 इज इक्वल टू N1, N1 कितना है बेटा, वेट दिया हुआ है 36, तो हम यहां पे देखो 36 मास अपॉन मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है बच्चों 180 ग्राम पर मोल, बोलो भाई, तो सबको पता है ना, तो 180, ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों। यहां पे वॉल्यूम 1 है इंटू RT, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे बेटा पाई 2 कितना है, पाई 2 कितना बच्चों 1.52 इज इक्वल टू C2, ये तो पता नहीं हमें, C2 इंटू RT, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को डिवाइड करा दो बच्चों, तो ये 1 ना लेके कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है, तो डिवाइड करा दो बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RT से RT मरा तो आ जाएगा 4.98 अपॉन 1.52 इज इक्वल टू 36 5 जा 180, ठीक है, अपॉन हटा दे, ठीक है, ये 5 टाइम चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1/5 C2, ठीक है, बाकी तो सब कैंसिल हो गया। तो C2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.52 अपॉन 4.98 इंटू 5 C2, ठीक है, बोलो भाई। तो यहां से सॉल्व कर लो बच्चों, क्या आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट मरा, कुछ जाएगा 2 से, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और कुछ जाएगा बेटा नहीं जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करा दो, तो आ जाएगा 76 अपॉन 5 9 जा 45, 5 4 5 4 जा 20, 24 4 2 5 2 जा 12 और 2 14, ठीक है। तो 14 45 डिवाइडेड बाय 76, तो ये कितना आ जाएगा 0.0 तो 0, कितनी बार जाएगा बेटा, कितनी बार जाएगा, ये 5 8 जा 45, 5 4 5 9 जा 45, अच्छा उससे मल्टीप्लाई करा दिया, 5 9 जा 45, 5 4 5 4 जा 24 24 2 5 2 जा 10 और 2 12, यहाँ पे 12 आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, तो डिवाइड करा दो बेटा, तो कितने टाइम जाएगा, लगभग 6 टाइम जाएगा। तो बच्चा देखो 6 5 जा 30 0 3, 6 4 जा 24 27, 2 6 2 जा 12 और 2 14, 4 1 6 1 जा 6 और 7, ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों। तो 0.06 इज राइट आंसर, बाकी सॉल्व कर लेना बेटा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.06 m, ये C2 की वैल्यू आ गई बेटा, ये आंसर है। सबको समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है समझ में, आ रहा बच्चों, चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नीट में आ चुका है बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं, सॉल्व करना है तुम्हें अपने आप से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट का क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन 1996 में आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हाँ, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द osmotic pressure at 27 degree centigrade of यूरिया 10 ग्राम यूरिया बेटा, इसका प्रेशर P1 एंड 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेशर P2 एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेशर बेटा P3। ठीक है, ऑप्शन है बेटा पहला कि P2 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P3। दूसरा ऑप्शन है बेटा P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। तीसरा ऑप्शन है बेटा P2 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन P1। और फोर्थ ऑप्शन है P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। ठीक है, तो बच्चों देखो ऑप्शन हम बाद में टिक करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 10 ग्राम यूरिया P1 एंड 10 ग्राम ग्लूकोज P2 एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज P3 और dissolved in 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है, ये बेटा तो देखते हैं। तो सबसे पहला काम बेटा, पाई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? पाई की वैल्यू बेटा डिपेंड करती है CRT होता है फॉर्मूला, या हम इसको लिख सकते हैं N/VRT। बोलो बच्चा। तो देखो V की वैल्यू तीनों केसेस के लिए सेम है, यूरिया के लिए, ग्लूकोज के लिए, सुक्रोज के लिए, तीनों के लिए V की वैल्यू 250 ml ही है। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में वॉल्यूम तो फिक्स है, तो क्या चेंज होगा भाई? मोल चेंज होंगे। तो पहले N1 की वैल्यू निकाल लो, यानी NU यूरिया के मोल। तो मास कितना है बेटा? 10 अपान मोलर मास 60 होता है, तो कितना आ जाएगा? 1/6। ठीक है, ऐसे बेटा N मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लो बच्चों, कितना है? 10 अपान 180, कितना आ जाएगा बेटा? 0 मरा 1/18। तीसरा बच्चों मोल्स ऑफ सुक्रोज बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 10 ग्राम ऑफ 342। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? C12H2211 फॉर्मूला होता है, मोलर मास 360 ग्राम पर मोल। और बेटा ग्लूकोज C6H12O6 फॉर्मूला बेटा मोलर मास 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, और इसका बेटा NH2CONH2 फॉर्मूला इसका आता है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो बेटा देखो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। ठीक है, तो डिवाइड कर दो बेटा 171 5 से, पॉइंट लगा 0 बड़ा 0 0, 17 3 जा। ठीक है, तो 0.03 बच्चों ये कितना आएगा? ये देखो 18 से डिवाइड करो बच्चों 1 को, तो 0.000, तो ये आ जाएगा 0.0। और ये देखो बेटा कितने टाइम जाएगा? कितने टाइम जाएगा बच्चों? 5 टाइम जाएगा। ठीक है, बच्चों ये कितना आएगा? तो 1/6 है, तो 6 से डिवाइड करो बेटा 0.0, तो 6 1 जा 6, 4 बचा 0, तो 6 6 जा 36, 0.16। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यूरिया
ग्लूकोज एंड वाटर। सबसे ज्यादा किसका है बेटा? सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं? 0.16, ये सबसे ज्यादा है, फिर 0.05, फिर 0.03। तो राइट आंसर इस क्या हो जाएगा बेटा? P1, P2 एंड P3। कोई ऑप्शन है बेटा? तो ये हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक लॉट ऑफ एनर्जी के साथ में, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय।